नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। जब देश एक है, देश के सभी नागरिक एक हैं, समान हैं, तो फिर इन नागरिकों के ऊपर जो कानून लागू होते हैं वो अलग अलग आखिर क्यों हो? ये सवाल देश में सालों से, यूं कहें कि दशकों से ये सवाल लगातार उठता रहा है। इस पर बहस होती रही है, विवाद होता रहा है। जब देश में संविधान बना था तो संविधान निर्माताओं ने यह माना था कि भारत के सभी नागरिक, भले ही वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, भले ही वो किसी भी लिंग के हों, वो सभी बराबर होंगे। और इसी भाव के साथ तो हमने एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया और ये माना कि देश के संविधान की निगाह में सभी बराबर हैं। लेकिन इसके बावजूद इस देश में जो कानून है, कानून को लेकर के हम मजहब के आधार पर बढ़ते रहे। किसी के लिए दूसरा कानून, किसी के लिए दूसरा कानून, शादी को लेकर, तलाक को लेकर, बच्चे गोद लेने को लेकर, और इस सब का खामियाजा महिलाओं को उठाना पड़ा। इस सब का खामियाजा महिलाओं को उठाना पड़ा और इसीलिए देश में लंबे समय से यह बहस चल रही है। 1967 में जब आज जो सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी है, जब वो सत्ता में थी, जब वो उसका गठन हुआ था, तो 1967 में जब ये जनसंघ थी, उस वक्त भी जनसंघ ने ये बात कही थी कि सबके लिए समान कानून होने चाहिए। और अब यही पार्टी आज देश में सत्ता में है, देश के कई राज्यों में सत्ता में है। और अक्सर ये सवाल बीजेपी से पूछा जाता था कि आपका अहम मुद्दा समान नागरिक संहिता थी, ये आप कब लाएंगे? लेकिन इसको लेकर के बीजेपी ने उत्तराखंड के पिछले विधानसभा चुनाव में यह वादा किया था कि अगर वहां पर सरकार आ गई तो फिर देश में समान नागरिक, उत्तराखंड में समान नागरिक कानून लाया जाएगा। और आज वो वादा एक तरह से पूरा कर दिया। बीजेपी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा एक पहले कमेटी बनाई, एक टीम बनाई, जिसने यूसीसी को लेकर तमाम अध्ययन करने के बाद एक उसने दस्तावेज तैयार किया, वो मुख्यमंत्री को सौंपा गया और आज विधानसभा में उसे पेश कर दिया गया है, विधानसभा के पटल पर रख दिया गया है। और विधानसभा में जब यह रखा गया तो पूरे विधानसभा में बीजेपी के सदस्य जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, उधर कांग्रेस के विधायक इसके विरोध में नारे लगा रहे थे। हालांकि उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, लेकिन इस छोटे से राज्य में, इस छोटे से राज्य की विधानसभा में जो कानून बनाने के लिए जो विधेयक रखा गया, उसको लेकर पूरे देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। इस बड़ी बहस के कारण दो हैं मोटे तौर पर। पहला कारण यह है कि यह माना जा रहा है कि ये जो कानून है बीजेपी एक प्रयोग के तौर पर उत्तराखंड में ला रही है और एक बार उत्तराखंड में प्रयोग सफल होगा तो बीजेपी इस मॉडल को पूरे देश में लागू करेगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बीजेपी अपने, इससे पहले जब जनसंघ थी तब से ही बीजेपी का ये एक इंपॉर्टेंट वादा रहा है। उसके आइडियोलॉजिकल, बीजेपी के जो वैचारिक मुद्दे रहे, तीन बड़े मुद्दे रहे बीजेपी के: जम्मू कश्मीर से 370 को हटाना, राम जन्मभूमि पर अयोध्या में राम मंदिर बनाना और तीसरा समान नागरिक संहिता। दो वादे बीजेपी पूरे कर चुकी है। तो अब ये चर्चा है, विपक्ष को यह आशंका है कि उत्तराखंड में एक बार प्रयोग सफल हुआ तो फिर इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इसलिए विपक्ष, इसके विरोध में विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष इस पर यह भी कह रहा है कि यह कानून जो है वो दरअसल जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुसलमान हैं, उनकी जो निजी कानून है, शरीयत है, उनकी जो कुरान कहते हैं, उसके विरोध में जाकर के उनके ऊपर थोपा जा रहा है और यह कहा जा रहा है उनकी जो पहचान है वो समाप्त करने की कोशिश है। लेकिन बीजेपी साफ कह रही है कि इस कानून का एक ही मकसद है कि देश में सभी नागरिक समान हैं, बराबर हैं और इसका मजहब से, धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन यह कानून खास करके जो उत्तराखंड में जो आया है, अगर उसको हम मॉडल माने तो इसमें महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कई बातें कही गई हैं, विवाह को लेकर कई इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं, बच्चे को जो गोद लेना, एडॉप्शन का कानून है, उसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं और यहां तक कि जो गर्भ में शिशु है उसके अधिकारों को भी ये कानून सुनिश्चित करता है।
तो इस कानून को बीजेपी कह रही है प्रोग्रेसिव कानून है, लेकिन इस प्रोग्रेसिव कानून के विरोध में क्यों आवाजें उठ रही हैं, ये तमाम हम चर्चा करेंगे, इस पर बहस करेंगे। लेकिन इससे पहले जरा सुन लेते हैं इस पूरे मसले को लेकर के संसद से लेकर सड़क तक क्या बहस हो रही है। आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी अजीबोगरीब काम करती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि लागू होना भी है तो पूरे देश में होगा या एक राज्य में होगा। मतलब साफ है कि उसके पीछे उनका एक राजनीतिक स्वार्थ है, जिसकी पूर्ति करने के लिए वो इस काम को कर रहे हैं। भारत जैसे विभिन्नताओं भरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड संभव नहीं है। कोई कानून ऐसा बनता है जो हमें मुसलमानों को कुरान पाक ने जो हिदायत दी हैं उसके खिलाफ बनता है। जैसे कि हम 1450 साल से पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा हम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं वो अलग बात है। उसके खिलाफ कोई कानून बनता है तो हम उसको मानने को तैयार नहीं। एक ही नाक एक औरत मर्द सबको एक ही बराबर कर दें, तो ऊपर वाले ने चाहता तो वैसे ही बना देता। दुनिया में मर्द बनाते नहीं थे, सारी औरतें बन जाती, या औरत नहीं बनाता तो सारे मर्द बन जाते हैं। नेचर के खिलाफ है, कोई भी जो करेगा कोई ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। नहीं होना चाहिए। इस बिल को वैसे ही कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों के पास भी गिनाने के लिए काम के तौर पर कुछ भी नहीं है। उत्तराखंड की सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था से लेकर के महिला सुरक्षा से लेकर हर मुद्दे पर विफल हो चुकी है। तो पुष्कर धामी जी के पास और कोई तरीका बचा नहीं है लोकसभा चुनाव में जाने के लिए। यूसीसी का प्रोपेगेंडा खड़ा करना, इस देश में अलग अलग रंग के फूल हैं, अलग अलग रंग के फूलों की महत्ता है। आप पूरे देश को एक रंग में रंग देना चाहते हैं, ये कहीं से भी भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर इससे आप किसी भी कम्युनिटी को एग्जेम्प्ट करने को कहते हैं या एग्जेम्प्ट करते हैं तो फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रह गया। मुल्क में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और हमारे हिंदू भाइयों के लिए मैरिज एक्ट मौजूद है। इन तमाम कवानीन के होते हुए इस तरीके के यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्या पेश आ गई। हमारा देश एक मल्टी रिलीजन मल्टी कल्चर स्टेट है, कंट्री है। ऐसी हालत में कोई भी फैसला करने से पहले उसके हर पहलू को देखने की आवश्यकता है। ये तो संवैधानिक एक ड्यूटी, मैं कहूँगी कर्तव्य था, जो संविधान बनाने वालों ने भी इस पर कई बार चर्चा की और उसको एक ड्यूटी के रूप में और आने वाले भविष्य के एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में छोड़ दिया गया था कि एक समय पर ये पूरा होगा। तो ये अपने पूर्वजों का वायदा पूरा करने का काम जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार और पार्टी के लोग और धामी जी ये सब लोग कर रहे हैं, मैं इनका स्वागत करती हूँ। हम उसका स्वागत करते हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि समान नागरिकता की बात है, तो फिर उसका विरोध क्यों, किस बात का विरोध हो रहा है। ये विरोध करने वाले लोग समाज में एकरूपता नहीं चाहते हैं, एक समान अधिकार सबको नहीं चाहते हैं। वो महिलाओं को विकास के मुख्य धारा में नहीं लाना चाहते हैं, इस नाते वो विरोध करते हैं। हिंदू के लिए भी वही प्रयास, मुस्लिम के लिए भी प्रयास, एक साथ एक आयु शादी की, हिंदू के लिए भी एक मुस्लिम के लिए भी, एक बहुविवाह न मुस्लिम के लिए न हिंदू के लिए, कौन सी बुरी बात है। तो ये किसी जाति संप्रदाय के विरुद्ध नहीं है। राशन मिल रहा है तो मुस्लिम को भी मिल रहा है, हिंदू को भी मिल रहा है, मकान और टॉयलेट मिल रहे हैं, सभी को मिल रहे हैं। ये सबकी सरकार है और ये किसी के खिलाफ अगर कोई दुष्प्रचार करता है कि ये किसी के खिलाफ बना दिया गया, नहीं, ये पक्ष में बनाया गया है, देश के और राष्ट्र के हित में। पास हुआ है रूल, जिसकी वजह से सारे महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नाइस गुड न्यूज़ फॉर देम कि सबका बेनिफिट होगा इसमें। सब वर्ग के महिलाएं, नॉट ओनली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऑल काइंड ऑफ वीमेन विल बी बेनिफिटेड। देखिए, ये देश का विषय है, ये हिंदू मुसलमान और धर्म का विषय नहीं है। और मुझे पक्का यकीन है कि देश के विषय पर, राष्ट्र के सवाल पर, मुल्क के किसी भी मसले पर हिंदू और मुसलमान सब एक हैं। तो हमारी अपेक्षा है यही
कानून हमारे महाराष्ट्र में भी लागू हो, सभी को, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति एक समान हो। अगर ये कायदा आता है तो मुझे लगता है हम सभी इसका स्वागत दिल खोल के करेंगे। और विरोधकों का काम है चिल्लाना, वो चिल्लाते रहेंगे, और मोदी जी अपने देश के प्रति जो ईमानदारी, डेडिकेशन से काम करे वो काम करते रहेंगे। तो उत्तराखंड में, हालांकि गोवा में भी आपको बता दूं, ये चर्चा बार बार होती थी, गोवा में समान नागरिक संहिता जो है वो पहले से है और वहां पर ये लागू है। लेकिन उत्तराखंड में जब ये लागू होगी तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा ऐसा करने वाला। क्यों? क्योंकि उस समय जो है गोवा में दरअसल ये जब पुर्तगाली शासन था तब से ये कानून है, तो आज़ादी के बाद पहला राज्य हो जाएगा उत्तराखंड जहां ये कानून बन जाएगा। लेकिन विपक्ष की जो आशंका है वो आशंका जो है वो जाहिर सी बात है, विपक्ष को जो डर है वो यही है कि बीजेपी उत्तराखंड के बाद इसे तमाम राज्यों में लागू करेगी, और हो भी रहा है। सभी राज्यों से मांग आने लगी। अब तमाम राज्यों की अगर बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर अन्य राज्यों की बात करें, वहाँ से ये मांग उठने लगी है कि वहाँ पर भी, हरियाणा से भी आज डिमांड हो गई कि यहाँ पर भी यूसीसी होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, इस बात की ज़रूरत वो जता चुके हैं कि देश में समान नागरिक कानून होना चाहिए। पिछले दिनों उन्होंने एक सभा में ये बोला था। क्या बोला था, जरा उसको भी सुन लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। तो प्रधानमंत्री संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे अपने जो अधिकार हैं और हमारे अपनी जो किताब है, हमारे जो अपने कानून है, हमारे मजहब की जो किताब है, उसका उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी के सांसद ने तो साफ तौर पर कह दिया कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे। इस सब को लेकर आज चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे कि क्या ये संविधान का मामला है, बराबरी का मामला है, महिलाओं को अधिकार देने का मामला है, या फिर एक धर्म विशेष को लेकर टारगेट किया जा रहा है, जैसा विपक्ष के तमाम नेता लगातार सवाल उठ रहे हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चार मेहमान आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा दूं। अनिला सिंह मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं अनिला सिंह जी। मेरे साथ सैयद जवाद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है और वैसे कांग्रेस के समर्थक है, कांग्रेस को समर्थन करते हैं। डीके दुबे जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डीके दुबे जी संवैधानिक मामलों के एक्सपर्ट हैं, कानूनी मामलों के जानकार हैं। फजील अहमद जी हैं मेरे साथ। फजील अहमद जी इस्लामी मामलों के जानकार हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैंने आज की डिबेट में समाजवादी पार्टी को भी जोड़ा था। समाजवादी पार्टी के सांसद खुलकर कह रहे हैं इसको लागू नहीं होने देंगे, लेकिन मेरी डिबेट से आधे घंटे पहले ये पता चला कि समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम प्रवक्ताओं को फरमान जारी किया है कि यूसीसी की डिबेट में वो किसी टेलीविज़न चैनल पर कुछ ना बोलें। तो कहीं ना कहीं वो जो डर है, ये समाजवादी पार्टी को ये जो डर है कि यूसीसी पे डिबेट करने से वोटों का पोलराइजेशन हो जाएगा, ये डर जो है समाजवादी पार्टी का वो नजर आ रहा है। लेकिन अनिला सिंह जी, समाजवादी पार्टी का डर एक जगह है, दूसरी तरफ मैं सुन रहा था सभी लोग जो विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में आपकी सरकार के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ काम किया नहीं है, पोलराइज करने के लिए शिगुफा छोड़ दिया है, अलग अलग रंग के लोग हैं, अलग अलग फूल हैं, एक ही फूल, एक ही बगिया में अलग अलग फूलों को आप सारे फूलों को एक ही रंग में रंग देना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? मेरी सबको राम राम जी। और जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है, उसके बाद राज्यों में आई है, लगातार हम ये सुनते चले आ रहे हैं इनके पास तो काम गिनाने के लिए नहीं है, ये तो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। अरे इन महाज्ञानी लोगों से ये मैं पूछना चाहती हूँ, जब अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, अरब, हर जगह जो है यूसीसी लागू है, तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए भाई? हाँ, और जिसको एक कहते हैं ना कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये कौन सी बात है? तो आप शरिया के बारे में अपना हवाला देते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, तो जो क्रिमिनल है, जो क्रिमिनल लॉज है शरिया के,
उसके लिए तो कभी आपने नहीं वकालत करी। देखिए अशोक जी, मैं बात ये कहती हूँ कि जब यूसीसी की बात हो रही है तो ये बात जो है किसी धर्म की बात नहीं है, ये बात इक्वालिटी की है, बराबरी की है। जब हमारा संविधान कहता है कि इक्वालिटी, बराबरी होनी चाहिए, जेंडर बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो ये भेदभाव क्यों करना चाहते हैं? आर्टिकल 44 का भी हवाला यहाँ पे मैं देना चाहूंगी, उसमें शैल लिखा है, स्टेट शैल। तो सीधी सी बात है, क्या ये अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं? और यूसीसी की अगर मैं बात करती हूँ तो क्या हिंदुओं को इसमें फायदा हो जाएगा क्या? जो बार बार ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मुस्लिम बहन बेटियां, हाँ सबसे ज्यादा अगर कोई फायदे में रहेगा, जिसे ट्रिपल तलाक को जो क्रिमिनलाइज किया गया था, सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला? मुस्लिम बहन बेटियों को मिला, या फिर उनके जो पिता या भाई रहे होंगे जिनकी बहन बेटी प्रताड़ित की जाती थी, तलाक 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 कहकर, उनको कहीं ना कहीं राहत और सुकून आई होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो क्रिमिनल फ्रंट है उसको तो कहेंगे नहीं, हम कोड़े नहीं खाएंगे, हम पत्थर नहीं खाएंगे, हाँ हमें जो है 4 निकाह करने की आजादी दे दीजिए, तलाक 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 कहने की आजादी दे दीजिए, 9 साल की बच्ची के साथ शादी करने की आजादी दे दीजिए। मुझे बता दीजिए, अगर शादी की उम्र बराबर हो जाती है सारी बच्चियों की, हर एक धर्म में, हर एक जाति में, कोई बुराई है क्या? अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है विवाह का वो और पुख्ता हो जाता है, कोई बुराई है क्या? अगर बहु विवाह पर रोक लग जाती है, उसमें कौन सी इनको खामी नजर आ रही है? हलाला और इद्दत, आप सोचिए उस मुस्लिम बहन बेटी के बारे में सोचिए जिसको हलाला और इद्दत का सामना करना पड़ता है। हाँ, यहाँ पे तलाक के अगर नियम बना दिए गए हैं तो उनको तो खुश होना चाहिए। पर अनिला जी अभी आप जो तमाम उदाहरण दे रही हैं, वो उदाहरण सुनकर यही लगता है, उस उदाहरणों के आधार पर ही विपक्ष कहता है कि भाई आप टारगेट कर रहे हैं एक मजहब विशेष को। जो आप तमाम उदाहरण दे रहे हैं, हलाला का, इद्दत का उदाहरण आप दे रही हैं, बहु विवाह की, बच्चियों की शादी जो है कम उम्र में जो हो जाती है उसका, ये सारे जो पक्ष हैं वो कहते हैं कि इसीलिए तो उनको डर है कि आप जो है एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, इनसे ये पूछना चाहिए कि कोई भी सेंसिबल आदमी ये चाहेगा कि 9 साल की बच्ची की शादी हो जाए? कोई भी सेंसिबल आदमी, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस्लामिक नेशंस का भी नाम लिया है जहां पर यूसीसी और ये सब चीजें नहीं है। तो मैं ये इनसे पूछना चाहती हूँ कि हलाला और इद्दत जो है क्या बहुत अच्छी चीज है साहब? बहु विवाह कोई बहुत अच्छी चीज है साहब? बच्चों की देख रेख, मेंटेनेंस, गोद लेना, इतनी सारी जो चीज है, कोई खराब चीज है क्या? ये बता दीजिए इसमें खराबी क्या है? ओके, ठीक है। केवल इनका जो एक नजरिया, और फिर मैं कहूंगी कि ये तो गलत बात है ना, जहाँ क्रिमिनल लॉज आते हैं वहां तो आप कहेंगे नहीं 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 जी साहब, हम बिल्कुल नहीं, संविधान ये नहीं कहता है। हाँ, जब आपके जो सिविल एरिया में जब हम बोलते हैं नहीं ये भी नहीं होना चाहिए, गलत है, ये प्रैक्टिसेस गलत है, ठीक है, हिंदुओं ने भी छोड़ी कि नहीं ठीक है। आपने जो कहा, मैं वो सैयद जवाद से पूछ, सैयद जवाद इसमें खराबी क्या है? खराबी गिनाइए। फायदे तो अनिला जी ने गिना दिया, आपको खराबी क्या लगती है इसमें? देश एक है, आप भी बराबर है, मैं भी बराबर हूँ, अगर दोनों के पास एक ही समान अधिकार होगा तो उसमें दिक्कत क्या है? कानून सबको एक होगा तो दिक्कत क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई, और अनिला सिंह जी ने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर भी करी और बहुत अच्छा आपने उनको भी कवर फायर दिया। अच्छा। और इस चीज की मैं तारीफ करता हूँ। देखिए क्या है, जब दिया बुझने वाला होता है तो भभकता बहुत, और 2024 में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे तो चुनाव लड़ नहीं पाती है। तो कभी CAA, कभी NRC, कभी NPR, फिर UCC, ट्रिपल तलाक और तमाम ऐसे मौजूद लेकर के आती है। लेकिन अभी जब मैं आ रहा था तो अभी मुझे कहीं बेरोजगारी नजर नहीं आ रही थी। मुझे 2 करोड़ रोजगार तो हर साल मिलता चला गया। और अभी जब बुलेट ट्रेन को मैंने देखा, मैं तो अचंभा हो गया कि बुलेट ट्रेन तो हर जगह से उतरती घूम, और जो 100 स्मार्ट सिटीज थे वो तो शायद बनी गए होंगे, और किसानों के आय 2 गुनी नहीं 4 गुनी इन्होंने कर दी। क्योंकि भाई साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा था, भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो के अंदर ये वादा करती, जो जैसा कि आपने कहा कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो भाई साहब, अभी मैं पूछ रहा था किसी से कि भाई 2 करोड़ रोजगार क्या, तो उसने बताया कि हर जगह रोजगार ही रोजगार है। अब भारत में भूखमरी रही नहीं गई। हंगर इंडेक्स में भारत जो है वो कहीं है ही नहीं। भारत के अंदर जो है कहीं पर भी भूखमरी, फकीर, भूखा, गरीब इंसान दिखता ही नहीं। जो चप्पल पहन करके एरोप्लेन में चलते था, हर आदमी जो है वो एरोप्लेन में चल रहा होगा। ये सारी बातें हैं। अब UCC के ऊपर लेकर के आते हैं भाई साहब, कहते हैं समान नागरिकता कानून बिल भाई उत्तराखंड में लेकर के आए हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं?
9.5 साल सरकार को हो गई, देशव्यापी लेकर के आते, ब्लूप्रिंट नहीं है इनके पास। वो है नहीं कहावत कि जो है आप जो है जैसे मीठा मीठा गप वो कड़वा कड़वा थू थू बता रहे, तो थू थू जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्द जनता 2024 तो आ ही गया है, 3-4 महीने में कर देगी। मसला क्या है इस वक्त यूसीसी के ऊपर, आप लोगों का जो कल्चर है उसके अंदर मदाखलत कर रहे हैं, जो लोगों की डाइवर्सिटी है, इस देश की खूबसूरती है उसमें मदाखलत कर रहे हैं। बहुविवाह की बात कर रही है अनिला सिंह जी। अनिला सिंह जी आप चले जाइए उत्तराखंड जहां से आती हैं, जहां आप चले जाइए हिमाचल के अंदर एक महिला 5-5 मर्दों के साथ भी शादी करती है। क्या करेंगे उसके लिए आप कहते हैं अनुसूचित जनजाति को हमने बाहर रखा हुआ इससे, तो ये समानता की बात होगी। चलिए कोई बात नहीं, आप अच्छा तीसरी सबसे बड़ी हैरत की बात ये मुस्लिमानों की महिलाओं की बात कर रही है, यही बात हो रही है। तो आप बताइए मुस्लिम महिलाओं को आप राजनीतिक सशक्तिकरण के तौर पे उनको टिकट देकर के लोकसभा, राज्यसभा और चाहिए विधानसभा में भेजिए, एक भी टिकट नहीं देते। अच्छा ठीक है, मुसलमानों की बस्तियों के अंदर अच्छे स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, वो नहीं खोलते। उसके बाद माइनॉरिटी का बजट घटाए चले जा रहे हैं। स्कॉलरशिप जो बच्चियों को मिलती थी, बच्चों को मिलती थी, वो खत्म कर दी जा रही है, काट ली जा रही है, चीजें ठीक है। अब बच्चियां अगर हिजाब में पढ़ने जाती हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होने लगती है कि क्यों जा रहे हो। तो ये समानता की कहां पर बात कर रहे हैं भाई, कौन सी समानता है इसमें, या कौन से अधिकार दिए जा रहे हैं, वो तो खुल करके बता नहीं रहे हैं। उसके बाद पूछ रहे बुराई क्या है, क्यों ये बताइए। नहीं एक मिनट की खूबसूरती डाइवर्सिटी को क्यों खराब कर रहे हैं। हाँ सैयद जवाब सुनिए, तो देश भी आप ही लेकर के आते हैं। सैयद जवाब सुनिए, मैं आपको कवर फायर बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं अनिला जी को कवर फायर की आपको नहीं दूंगा बिल्कुल, हाँ एकदम, क्योंकि आपको कवर फायर की जरूरत नहीं है। आप जो तमाम तर्क दे रहे हैं उसको फायर करने की जरूरत है, उसको कवर फायर की जरूरत नहीं है, और उन सबको एक एक करके जरूर फायर किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं इससे पहले कि मैं बात करूं, एक बात जरूर कहूंगा। आपने जो कहा ठीक है, मैं आपसे वो सवाल भी पूछूंगा जिस पर आपने उठाया, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता है कई बार, मैं इसलिए कहता हूं कि विपक्ष जो है ना इस देश में, विपक्ष के पैरों के तले जमीन ही नहीं है। वो 2015 से लेकर के वही रटे रटाए शब्द। अरे भाई अगर जनता को आप पे विश्वास है या होगा तो 2019 में जनता आपको मौका देती, 2019 में नहीं दिया, 2024 में मौका दे देगी। और विपक्ष ये मान के चल रहा है कि बीजेपी तो अब गई 2024 में। अरे जब बीजेपी चली जाएगी तो फिर आपकी सरकार आएगी ना, आप यूसीसी हटा दीजिएगा। डरते काहे को हैं? आपको डर क्यों लगता है? आपको एक तरफ डर भी लगता है कि यूसीसी आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि 2024 में तो बीजेपी गई। अरे भाई बीजेपी ने अगर कहा उसका यह वादा था और लोगों ने उसको उस वादे पर वोट दिया तो वो अपने वादे पूरे कर रही है। उसने राम मंदिर बनाया अपना वादा पूरा करके, 370 हटाया अपना वादा पूरा करके, क्योंकि जनता ने बीजेपी को इसी मुद्दे पर वोट दिया था। बीजेपी अगर यूसीसी लाती है तो मत भूलिए इसी मुद्दे पर बीजेपी को 1967 से लेकर आज 303 सीटें अगर देश की जनता देती है। तो फिर अगर आपको तकलीफ है तो आप जाइए, लोकसभा चुनाव सामने है, हरा लीजिए बीजेपी को और कह दीजिए कि आपके साथ देश की जनता है, आप जो चाहेंगे वो करेंगे। करिए ना, देश की जनता साथ होगी तो करिए, किसने रोका है? लेकिन आपने कहा कि इसमें बराबरी क्या है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या एक लड़की की शादी 18 साल से पहले कर देना क्या आपको लगता है जायज है? क्या आपको लगता है हलाला जायज है? आपको लगता है इद्दत जायज है? ये सब चीजें क्या एक महिला के साथ ये जो चीजें होती हैं, क्या अगर लड़का और लड़की की शादी की आयु एक कर दी जाए, क्या ये कर दिया जाए कि शादी के पहले आपको पंजीकरण उसका कराना है, अगर आपने पंजीकरण शादी का नहीं करवाया तो उसको अवैध माना जाएगा? अगर ये कह दिया जाए कि अगर आप बालिग होकर शादी करेंगे, पंजीकरण करवा के करेंगे, तब आपको देश में जो सरकार की सुविधाएं हैं वो आपको मिलेंगी, भले ही आपका धर्म, जाति, लिंग कुछ भी हो। इसमें क्या गलत है? बराबरी नहीं तो क्या है? तो ये बराबरी सिर्फ उत्तराखंड में होगी या पूरे देश में होगी? अरे आप उत्तराखंड में क्यों? आप पूरे देश की डिमांड कीजिए, पूरे देश में होंगी। एक सेकंड, अच्छा वही तो कहने, अब सुन लीजिए अशोक भाई, आपने इतना लंबा, नॉर्थ ईस्ट का क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप नॉर्थ ईस्ट का? जो नॉर्थ ईस्ट में क्या, साउथ के अंदर क्या करेंगे? नॉर्थ ईस्ट में क्या, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट और साउथ में कानून अलग होगा क्या आपके हिसाब से? अच्छा अरे शांति सुनी तो, अब तो मैंने सुना आपको। देखिए भाई, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, नागालैंड के अंदर क्या करेंगे? चलिए बताइए, क्या ब्लूप्रिंट है नागालैंड के लिए?
आप अनिल सिंह जी बताएंगे, आप नहीं बता पाएंगे। नहीं सुनिए, अरे अबे सुनिए अरे सुनिए तो सही, जो ब्लूप्रिंट, सुनिए मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए ना। अब आपने कहा नागालैंड में, वो अनिला जी बताएंगी, अनिला जी क्या ब्लूप्रिंट नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर नागालैंड का ब्लूप्रिंट, अगर नागालैंड में 18 से कम साल की बच्चियों की शादी करने की इजाजत होगी तो हम उसका तब भी विरोध करेंगे। अगर आज हम कह रहे हैं कि 18 लड़कियों की शादी की उम्र और लड़कों की 21 साल होनी चाहिए, यह समान होना चाहिए, तो नागालैंड हो या फिर वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हम कहते हैं और पूरा देश के नागरिक चाहते हैं ये कानून पूरे देश में सबके लिए होना चाहिए। और नागालैंड क्यों, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए ये कानून, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। क्या आपत्ति है आपको? आपको आपत्ति क्यों है? नहीं, सरकार आपकी सुनी नहीं रही है, ये तो अरे ये भाई अभी जो सुन रही है उसकी बात कीजिए ना। सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, एक मिनट, नहीं सुनिए सैयद जवाद सुनिए। अब आप कह रहे हैं सरकार नहीं सुन रही, मैं एक बात कह रहा हूं, आप चाहते क्या है? आप साफ साफ कहिए ना, आप कहिए कि ये जो उत्तराखंड में आया यही नागालैंड में आना चाहिए, हम इसका सपोर्ट करते हैं, या आप उत्तराखंड में जो आया उसका भी विरोध करते हैं। पहले अपनी तो क्लियर कर लीजिए, आप क्या चाहते हैं, अपनी तो बात पहले स्पष्ट कर दीजिए। अशोक भाई हो गए, मेरी बात यह है कि यूसीसी उत्तराखंड का अलग होगा, उत्तर प्रदेश का अलग होगा, फिर वही बात, उसके फिर वही बात, उत्तर प्रदेश में आ गया यूसीसी, उत्तर प्रदेश में यूसीसी आ गया, बहुत अच्छे, एक देश उत्तर प्रदेश में यूसीसी आ गया। अरे बाबा, उत्तर प्रदेश में यूसीसी आ गया। अरे तो मेरी बात सुनिए ना सर, अरे सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद आप एक बात कीजिए ना, आप एक बात कीजिए, आप जलेबी मत बनाइए, आप कहिए उत्तराखंड का कानून बहुत अच्छा है, वो नागालैंड में और नॉर्थ ईस्ट में लागू होना चाहिए, कहिए, या आप कहिए ये कानून कचरा है और इसको हम देश में लागू नहीं होने देंगे। एक बात तो कहिए, एक बात तो कहिए, समझ, सुनिए, आप पहले जनता को, आप पहले देश की जनता को यह स्पष्ट कर दीजिए कि आप चाहते क्या है, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं, आप डिफ्यूज हैं, आप कंफ्यूज हैं। सरकार कंफ्यूज है साहब। अरे आप बताइए ना, अरे फिर वही बात, सरकार तो आप 300, सर सुनिए, 370 पर राम मंदिर पर आप लोग इसी तरह की गीदड़ भभकियां देते थे कि 370 हटा देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सरकार ने तो करके दिखा दिया, जिस दिन 370 लाएगी, जिस 370 हटाया आप लोग तय बोलते रहे, और अब वो यूसीसी लाएगी, आप तय बोलते रहेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप पहले स्पष्ट कीजिए, सैयद जवाद पहले आप स्पष्ट कीजिए, आप चाहते क्या आप इस कानून के विरोध में, पक्ष में, ये बताइए पहले। जलेबी बनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आजकल आपकी जलेबियां मार्केट में कोई खाता नहीं है, बिकती नहीं है, वो जलेबी कूड़ेदान में जाती है। तो जलेबियां मत बनाइए, जिससे देश के नागरिक जो हैं उसको समझ आए कि आपकी जलेबी खाने लायक नहीं होती। कुछ अच्छा पकाइए ताकि देश की जनता को समझ आए कि आप उसको क्या पका रहे हैं, क्या खिलाना चाहते हैं। तो मुझे स्पष्ट बताइए, आप चाहते हैं, सुनिए, अब मेरा सवाल सुनिए बड़ा स्पष्ट, सुनिए सैयद जवाद, मेरा सवाल सुन लीजिए, सैयद जवाद मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल है, सैयद जवाद मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल है, आप जो उत्तराखंड में आया वो आप पूरे देश में चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि ये कानून नहीं आना चाहिए? बताइए, स्पष्ट करिए। नहीं, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का इसलिए विरोध करता हूं कि देश की, और करता रहूंगा। तो फिर ये उत्तराखंड में जलेबी क्यों बना रहे थे? फिर आप ये नॉर्थ ईस्ट नागालैंड की जलेबी क्यों बना रहे थे? बोलिए हमको भी 4 शादियां करनी है, बोलिए हमको 9 साल की बच्ची की शादी करनी है, ये आप नागालैंड की जलेबी क्यों बना रहे थे? इसीलिए मैं कह रहा हूं, पब्लिक ने आप लोगों को उठा के इसीलिए कूड़ेदान में फेंक दिया, क्योंकि आप लोग स्पष्ट चीजें, आप लोग चाहते क्या हो। अभी आप कह रहे थे नागालैंड में क्यों नहीं होगा, अभी आप कह रहे थे नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं होगा, और अब कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो अलग कानून चाहिए, मुझे शादी के लिए अलग कानून चाहिए, मुझे बच्चों की शादी करनी है, मुझे हलाला के लिए अलग कानून चाहिए। खुलकर कहिए, आपको चाहिए क्या? मुझे अच्छे स्कूल चाहिए, मुझे अच्छे कॉलेज चाहिए, फिर जलेबी, फिर एक नई जलेबी, फिर एक नई जलेबी, मुझे महंगाई से, फिर एक नई जलेबी, फिर एक नई जलेबी, फिर एक नई जलेबी। अभी तक सैयद जवाद को नागालैंड में यूसीसी चाहिए था, अब कह रहे हैं बच्चियों के लिए स्कूल चाहिए। अरे सर, अगर आप 9 साल की बच्ची की शादी करके 12 साल में उसको तलाक दे देंगे और 14 साल में इद्दत दे देंगे, तो स्कूल में भेज के करेंगे क्या? उसका करेंगे क्या? उसका बच्चे पैदा करने की मशीन बनाएंगे? तो स्कूल किसके लिए मांग रहे हैं आप? किसके लिए स्कूल मांग रहे हैं?
ये ढकोसला बंद कीजिए सर। सैयद जवाद, ये ढकोसला बंद कीजिए। ये जो आप ढकोसले करते हैं ना, इसीलिए जनता आप लोगों से उब गई है। ये ढकोसला बंद कीजिए और मुझे लगता है कि ठोस बात करेंगे तो देश में एक अच्छी डिबेट होगी। आप लोग ढकोसला करते हैं। पहले आपने कहा कि आपको नागालैंड में चाहिए यूसीसी, अब कह रहे हैं कि आपको यूसीसी चाहिए ही नहीं, अब कह रहे हैं आपको स्कूल चाहिए, आपको महंगाई चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले क्लैरिटी ले आइए। जिस दिन आप लोगों की थॉट में क्लैरिटी हो जाएगी उस दिन जो है देश समझ जाएगा कि आप लोग कहां खड़े, क्या चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद आपने संविधान की बात करी ना, मैं संविधान पर ही आऊंगा क्योंकि मुझे आज भी याद है शाहीन बाग में बड़ा संविधान उठा के घूमते थे, गांधी जी की तस्वीर उठा के घूमते थे। तो अब सवाल यह कि अब संविधान आ रहा है, संविधान के भाव आ रहा है, संविधान सबको बराबर मानता है, वो आ रहा है। तो अब आपको संविधान क्यों नहीं चाहिए? अब आपको 18 साल से पहले बच्चों की शादी क्यों करनी है? अब आपको तलाक क्यों देना है? ये सब सवाल पूछूंगा इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प, विकसित भारत। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा, 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं देश एक कानून दो, आखिर क्यों? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि उत्तराखंड में अब समान नागरिक संहिता का जो विधेयक है वो विधानसभा में पेश कर दिया गया है और पूरा विपक्ष लगभग एक आवाज में इसके खिलाफ बोल रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि जो डाइवर्सिटी है देश की और उस डाइवर्सिटी पर हमला है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि जब हमने डिबेट शुरू करी तो हम यही इन सवालों पर, जो गंभीर सवाल है, उन पर चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर यूसीसी से ऐतराज है, यूसीसी से, तो उसके पीछे क्या ठोस कारण है। मैं ये जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। देश में इस पर खुलेआम बहस होनी चाहिए, लेकिन बार बार आप पुराने राग अलापें और आप कहें कि महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई बेरोजगारी है और उससे निपटने के लिए उसके विरोध में भी आवाज उठनी चाहिए, उस पर डिबेट भी होनी चाहिए। लेकिन सवाल है, आज तो यूसीसी आया ना, तो यूसीसी पे खुल के डिबेट कीजिए। इसके पक्ष में विपक्ष में जो तर्क हैं बताइए। विरोध करने के लिए विरोध मत कीजिए। अगर आपके पास कुछ ठोस कारण है तो जरूर उस पर चर्चा कीजिए, गंभीरता से उस पर डिबेट होनी भी चाहिए। क्योंकि कोई भी कानून अगर बनता है देश में, भले ही एक छोटे से राज्य में हो, क्योंकि ये छोटा सा राज्य है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मॉडल ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी पूरे देश में लेकर आएगी। तो सवाल है कि यूसीसी को लेकर जो विरोध के स्वर है वो क्यों हैं, इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ अनिला सिंह जुड़ी हुई हैं, सैयद जवाद जुड़े हुए हैं, डीके दुबे जुड़े हुए हैं, फजील अहमद जी जुड़े हुए हैं। डीके दुबे जी, क्या ये डाइवर्सिटी जो है, जिसकी बार बार मैं सुन रहा हूँ, कई लोग बार बार ये बात कर रहे हैं कि जो डाइवर्सिटी है देश में, जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उस विविधता पे एक तरह का हमला है ये? क्या आपको लगता है विविधता जो है वो ज़रूरी है और इसलिए विविधता के लिए एक समान कानून ले आएंगे, समान नागरिक संहिता ले आएंगे, तो एक ही बगिया के तमाम जो अलग अलग फूल हैं वो सारे फूल एक जैसे हो जाएंगे?
अशोक जी, जो विचार करने की बात है वो ये है कि एकता में विभिन्नता है, विभिन्नता में एकता है। भारत एक है, एकता में अलग अलग डाइवर्सिटी होती है। लेकिन यहाँ पर जो विचारणीय बात है वो ये है कि अगर किसी के साथ अन्याय होता है, एक परिवार के दो लोगों में से एक के साथ अन्याय हो, तो क्या उसके लिए कानून नहीं होना चाहिए? क्या उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? भाई मैं कहता हूं आप मत कोर्ट जाइए, आप मत अदालत में जाइए, आप अपनी प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो घर में करिए, सिविल लॉ है, कोई आपको पकड़ के तो नहीं ले जाएगा। सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर कहीं भेदभाव होता है और उस भेदभाव को मिटाना है तो उसको कानून बनाकर तो देना ही पड़ेगा। हम बाल विवाह की बात कर लें, हम बात कर लें बहु विवाह की, तो सरकार तो ऑप्शन रखेगी ना कि जिसको समस्या है वो न्यायालय पहुंच सके, वो न्यायालय को एक्सेस कर सके। अगर किसी भी समुदाय की, मैं कहता हूं किसी भी समुदाय की, वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय को पालन करता हो, लेकिन उसके साथ अगर जाति होती है और बगल वाले के पास नहीं होती क्योंकि उसके पास कानून दूसरा है और हमारे पास कानून दूसरा है, तो क्या ये देश की सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस पर कानून बनाकर उनको मजबूती दे? अगर उनको इंसाफ चाहिए तो न्यायालय के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, न्यायालय पहुंच सके। दूसरी बात यह है, जब आप डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो सरकारें क्या करती हैं? विचार ये होता है कि भाई देश में बहुत सारी डाइवर्सिटी है तो इसका हम क्या करें? तो फिर उसका तरीका यह है कि एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं, और एक्सपेरिमेंट किसी छोटे राज्य में एक बार किया जाता है। उस राज्य में अगर सब उसके जो परिणाम हैं वो अच्छे निकलते हैं तो पूरे देश में लागू कर दो। अगर परिणाम अच्छे नहीं निकलते हैं तो उसमें क्या संशोधन करना है, कैसे करना है, ये भी तो ऑप्शन रहता है ना। तो इसलिए ये भारत में ध्यान रखने की बात है कि हम अलग अलग रीजन में रहते हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस अलग अलग रीजन की हैं। तो उन प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए आप किसी इस विशेष एरिया पर लागू कर दीजिए, फिर उसके अंदर कितने समुदाय और कितने ग्रुप्स हैं और उन पर क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, इसको एनालाइज कर लीजिए। इसलिए मुझे लगता है कि यूसीसी पूरे देश में लागू करने की बजाय ये विचार किया गया होगा निश्चित रूप से कि पायलट प्रोजेक्ट की तरह एक जगह लागू कर दिया जाए तो। और क्या हम पायलट प्रोजेक्ट लागू नहीं करते? हम कहीं मकान बनाना शुरू करते हैं, टैब लगाना शुरू करते हैं, कहीं हम और व्यवस्थाएं देनी शुरू करते हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट की तरह कभी 2 जिले चुनते हैं, कभी 4 जिले चुनते हैं, कभी एक प्रदेश चुनते हैं, और उसके बाद जब वो सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद हम पूरे देश में लागू करते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जिसको आप पर्सनल कह रहे हैं, वो पर्सनल मेरा है या उस पर्सनल में मेरी बीवी बच्चे भी शामिल हैं जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है? पर्सनल तो मेरा हो गया ना, मैं अपने भगवान के साथ कैसे प्रेयर करूंगा ये मेरा पर्सनल है। लेकिन मैं एक परिवार के साथ संबंध स्थापित करता हूं तो भारत की परंपराएं ये हैं कि 2 गांव के विवाह होते हैं, 2 शहरों के विवाह होते हैं, 2 क्षेत्रों के विवाह होते हैं, तो वो पूरे के पूरे क्षेत्र, पूरे गांव प्रभावित होते हैं उनसे। इसलिए ऐसे दुबे जी फिर इसको लेकर तर्क दिया जाएगा, ये कहा जाएगा कि भैया आप मियाँ बीबी के झगड़े में क्यों घुस रहे हैं? सरकार कौन होती है? मियाँ बीबी के झगड़े में क्यों घुसे सरकार? नहीं तो फिर आप मुझे बताइए ना, मियाँ बीबी के ही अगर झगड़े हैं तो मैरिज लॉ खत्म कर देने चाहिए क्या? उनके बीच में झगड़ा होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? उसके निपटारे के लिए आपको कानून तो देना पड़ेगा, तभी तो अदालत एक्सेस करेगी। अगर आपके पास कानून ही नहीं होगा तो व्यक्ति अदालत कैसे पहुंचेगा और क्या रिलीफ मांगेगा वहां जाकर? तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे को जरूरत नहीं है तो आप अदालत क्यों जाएंगे? मत जाइए। सिविल का मामला है, क्रिमिनल केस तो है नहीं जो पुलिस जबरदस्ती उठा ले जाएगी। आप सिविल का मामला है, सिविल के मामले में अदालत एक्सेस मत करिएगा, लेकिन कानून तो देना पड़ेगा। जिनको अदालत चाहिए उनके लिए क्या है, जिनको इंसाफ चाहिए उनके लिए क्या रास्ता है, उनके लिए तो आपको कानून बनाकर रखना ही पड़ेगा। और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और इस बात को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन की दो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और कई एक बेंचें हिदायत दे चुकी हैं, सरकार से जवाब मांग चुकी हैं। लिली थॉमस और सरला मुदगल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, 5 जजों की बेंच, उन्होंने सरकार को कहा कि क्यों नहीं लागू करते जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय परिस्थिति नहीं रही होगी, लेकिन आज कर सकते हो। आज भारत समृद्ध भारत है। ठीक है, तो फिर जब कोर्ट बार बार पूछ रहा है कि क्यों नहीं करते, ये नाइंसाफी क्यों, तो सरकार जिम्मेदारी बनती है। ठीक है फजील अहमद जी, मैं आपके पास आऊं, इससे पहले 30 सेकंड के लिए मैं अनिला जी के पास जा रहा हूं, फिर मैं आपके पास तुरंत आऊंगा। अनिला जी, एक सवाल, क्योंकि जो एक बात जो उन्होंने उठाई
डीके दुबे जी ने। मैं बीजेपी के आप प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं आपसे बड़े कैटेगोरिकली बड़ा स्पष्ट शब्दों में पूछ रहा हूं, क्या जो डीके दुबे जी ने कहा, क्या ये एक तरह का प्रयोग है? क्या ये एक बीजेपी ने प्रयोग किया उत्तराखंड में और उसके बाद उसको पूरे देश में लागू किया जाएगा? सवाल ये उठ रहा है बार बार कि उत्तराखंड में क्यों नहीं पूरे देश में? आपका वादा तो पूरे देश में था, तो क्या इसको एक प्रयोग के तौर पर लाया जा रहा है? अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, एक अंग्रेजी की कहावत होती है, बीटिंग राउंड द बुश। भारतीय जनता पार्टी बीटिंग राउंड द बुश नहीं करती है, और खासतौर से मैं अपने प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो बिल्कुल पुख्ता तरीके से ये बात मैं कह सकती हूँ। हमारे तो जो चीज मैनिफेस्टो में आपको लगता है कि हम इधर उधर दाएं बाएं झाँक कर और एक प्रोजेक्ट को लेकर ऐसे करेंगे, हाँ, मैंने कहा ना, मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी रूल्ड राज जो है वहां पर इसकी एक अच्छी मजबूत तरीके से पहल हो रही है। और आर्टिकल 44 में जो लिखा हुआ है, नहीं, अनिला जी मेरा सवाल सुनिए ना, मैं फिर क्या कह रहा हूं। आप लोगों ने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में वादा था, सवाल हो रहा है 19 का जो वादा है 2024 में जब चुनाव सामने आ रहे हैं तब, और वो भी एक स्टेट में आ रहा है, तो क्या आप लोग कंकड़ फेंक कर देख रहे हैं कि पानी जो है वो कितना जो है उसमें उछाल है? अशोक जी, जब ट्रिपल तलाक क्रिमिनलाइज हुआ था ना, आपको लग रहा था कि क्या कंकड़ फेंककर हम कहीं देख रहे थे? आपको लगता है नरेंद्र मोदी जी की इस प्रकार की फितरत है कि वो कंकड़ फेंक कर देखेंगे? जहां पर महिलाओं का विषय आता है, उन्हें सशक्त करने की आवश्यकता होती है, किसी भी जाति किसी भी धर्म से आए, आपको लगता है वो कंकड़ फेंक कर वो टेस्ट करेंगे कि ये प्रयोग सफल होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर देखिए, हाँ, सही जवाब आ रहा है, एक मिनट। जी, आर्टिकल 44 में जो लिखा हुआ है ना, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर द सिटीजंस a uniform civil code throughout the territory of India। 7 या 8 जगह संविधान में shall word यूज हुआ है, हर जगह नहीं हुआ है। मैं ये कहती हूँ कि जब 1948 की कॉन्स्टिट्यूशन में ये तय हो गया था, आर्टिकल 35 था प्रोबेबली, फिर वो थोड़ा अमेंड हो के आर्टिकल 44 हुआ, तो ये अब से नहीं, बहुत पहले ये अधिकार जो है हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को मिल जाने चाहिए। ठीक है, मैं इसके संवैधानिक पहलू पर सैयद जवाद, एक मिनट रुकिएगा, सैयद जवाद फजील जी को मैं डिबेट में लाना चाह रहा हूँ, बड़ी देर से बैठे हैं, उसके बाद मैं सीधा आपके पास आऊंगा, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। फजील जी, इस पूरी डिबेट को आप कैसे देखते हैं? आपका इस पूरे मामले में क्या आपका पक्ष है? अशोक जी, ये कानून जो है बहुत अच्छा कानून है, और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम बेहतरीन कानून बना के लाएं। मेरा 2-3 सवाल है इसमें, ज्यादा हम इस पर बोलेंगे। एक तो सबसे अच्छी पहली बात ये बोल रहे हैं कि अगर इतना अच्छा कानून है और इतनी अच्छे इससे व्यवस्थाएं हैं, तो फिर इस सारी अच्छाइयों से जनजाति समाज को क्यों अलग कर दिया गया? क्यों उनका अधिकार छीना जा रहा है? आखिर जनजाति समाज को भी तो उसका अधिकार मिलना चाहिए ना। इस कानून में जनजातीय समाज को क्यों नहीं जोड़ा गया? ये सारी सुख सुविधा जो आप दूसरों को दे रहे हैं, तो जनजातीय समाज को क्यों नहीं दे रहे? कब तक उनके साथ आप भेदभाव करते रहेंगे? कब तक जनजाति को, आदिवासी को, और कब तक जनजाति को आप समाज की मुख्य धारा से अलग करते रहेंगे? ना तो आपने जमीन दिया उनको, ना शिक्षा दिया, ना नौकरी दिया, आपने तो उनको वनवासी जानवर जैसी जिंदगी दे दी। तो सबसे पहला सवाल ये है कि अगर ये कानून इतना अच्छा है तो जनजाति समाज के लोगों को इससे वंचित क्यों किया गया? ठीक। दूसरी बात, सरकार ये कह रही है, सरकार कह रही है कि इससे बहुविवाह पे रोक लगेगी। भाई, बहुविवाह पे निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए, लेकिन आप एक तरफ जब लिविंग रिलेशन को अलाउ कर रहे, तो आप एक पत्नी के रहते हुए भी आप लिविंग रिलेशन में दूसरी औरत के साथ रह सकते हैं, ऐसा कानून में सरकार कह रही है। नहीं, एक मिनट, सर, फजील जी, एक मिनट, नहीं, फजील अहमद जी, फजील अहमद जी, एक मिनट, फजील अहमद जी, फजील जी, नहीं, मैं आपको अभी मौका दूंगा, रोकूंगा नहीं आपको पूरी बात, लेकिन आपने जो एक 3 बात पूरी होने दीजिए। नहीं, आपने जो एक तथ्य रखा सर वो गलत है, जो आपने लिव इन रिलेशन को लेकर रखा, सुन लीजिए सर, जो लिव इन रिलेशन का रखे आपने जो बात रखी वो गलत है। हाँ, सुनिए, मेरी 3 बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। नहीं, बीच में कट जाएगा, बीच में मेरे भी दिमाग से बात निकल जाएगी। अच्छा, चलिए, करिए, फिर मैं आपका रिबटल करूंगा ना। अरे सर, सुन तो लीजिए। हाँ, बोलिए। लिविंग रिलेशन में ब्राह्मण धर्म के लोग दूसरी औरत के साथ रह सकते हैं, तो क्या मुसलमान नहीं रह सकता? मुसलमान भी रह सकता है। और तीसरी बात, बार ये हलाला की चर्चा हो रही है। हलाला ना तो कानूनी संवैधानिक है और ना शरीयत से संवैधानिक है।
उसकी परिभाषा गलत तरीके से दी जाती है। अब ब्राह्मण धर्म में निगोज जो है वो एक स्त्री जो है 2 साल से अगर उसका पति अलग है तो वो शादी कर सकती है, वो संतान उत्पत्ति कर सकती है। और अभी सैयद जवान ने उत्तराखंड की एक शादी का जिक्र किया कि एक ही औरत 4 आदमी से शादी कर सकती है। ये कुरीतियां है सर, इसमें हिंदू मुसलमान मत देखिए। ये कुरीतियों के खिलाफ हमेशा समाज के प्रबुद्ध वर्ग खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम औरतों का 1400 साल से, जब से कुरान नाजिल हुआ तब से हम अपनी बेटियों को बाप की संपत्ति में हिस्सा देते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। कानून आज आप सोच रहे, हम लोग 1400 साल से अपनी बच्चियों को अपना बाप की संपत्ति में बेटी को अधिकार मिलता आया है, इसमें कोई बात नहीं है। ये गलत तरीके से इंटरप्रेट। अब आप बोलिए जो बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मैं ओके, आपकी बात पूरी होगी तो मैं, आपने जो एक सवाल उठाया जनजाति को लेकर, मैं ज़रूर उस पर डिबेट आगे बढ़ाऊंगा और वो सवाल आपका जो है बड़ा वैलिड है उस पर। लेकिन एक बात मैं कह दूँ, पहली बात, ब्राह्मण कोई धर्म नहीं है। जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे उस पर घोर आपत्ति है। ब्राह्मण कोई धर्म नहीं है, एक बात। दूसरी बात, लिव इन रिलेशन को जो आप, सर सुनिए, अब मैंने आपको बोलने दिया, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। अब मैंने आपको बोलने दिया, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपको बोलने दिया, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए सर। मैं 2 टूक में एक बात बड़ा साफ करता हूं। मैं आपको बोलने का मौका देता हूं, लेकिन अगर आप फैक्चुअली कुछ बात गलत कहेंगे तो मैं उसको सही करूंगा, डंके की चोट पे करूंगा। और मैं उस पे किसी को गलत फैक्ट रखने के लिए आप आलोचना करिए, खुलकर कीजिए, लेकिन गलत फैक्ट रखेंगे तो मैं 2 टूक में उसकी इजाजत किसी को नहीं देता। मैंने आपको गलत फैक्ट पे भी बोलने दिया क्योंकि आपने कहा मुझे पूरा करने दीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूं आपने क्या क्या गलत फैक्ट रखे। आपने पूरी तरह से गलत रखा बात। ब्राह्मण कोई धर्म नहीं है। आपने कहा ब्राह्मण लिव इन रिलेशन में रह सकता है शादी के बाद, मुसलमान नहीं रह सकता। मुझे लगता है इससे ज्यादा जो बेहुदा तर्क नहीं हो सकता। मैं इस शब्द के लिए भी माफी चाहता हूं आपसे। तो एक मिनट रुकिए, आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए ना, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं इस शब्द के लिए भी आपसे माफी कर, लेकिन ये आपका कुतर्क ही ऐसा था क्योंकि इस पूरे कानून में कहीं वो लिखा ही नहीं जो आप कह रहे हैं। और मुझे लगता है कम से कम आपको थोड़ा सा ये जो उत्तराखंड का पूरा कानून है मेरे हाथ में, आप इसको पढ़ आते तो मुझे लगता है वो आपको ये भ्रम नहीं होता। आप इस तरह से भ्रमित नहीं करते, गलत नहीं बोलते, क्योंकि इसमें कहीं नहीं लिखा कि लिव इन रिलेशन के लिए कोई ब्राह्मण रह सकता, मुस्लिम नहीं रह सकता। और लिव इन रिलेशन, आप शादी के बाद लिव इन रिलेशन में नहीं रह सकते। ये इस कानून में लिव इन रिलेशन में रहने की परमिशन शादी के शुदा व्यक्ति को नहीं देता। तो ये थोड़ा सा आपने गलत फैक्ट का, इसलिए मैं कह रहा हूं। सैयद जवाद, अब आप रिस्पॉन्ड कीजिए, जो सवाल उन्होंने उठाए मैं उस पर जवाब लूंगा। सुन लीजिए सर, केंद्र सरकार ने क्या कानून पास किया, लिविंग रिलेशन की उम्र 18 साल। सुनिए अशोक जी, सुनिए। हाँ, लिविंग रिलेशन की उम्र 18 साल और शादी की उम्र 21 साल। अरे सर, फिर आप गलत कह रहे हैं सर, फिर आप गलत कह रहे हैं। लिव इन रिलेशन महिलाओं के लिए 18 साल, पुरुष के लिए 21 साल, और शादी के लिए भी पुरुष के लिए 21 साल, लड़की के लिए 18 साल लिव इन रिलेशन। और उसमें उसको अपने उसमें और उससे शादी के लिए 21 साल हो गए। क्या लिविंग रिलेशन में 18 साल और शादी की उम्र 21 साल। अरे तो सर, तो शादी के लिए भी लड़की की उम्र 18 साल है सर। मैं फिर कह रहा हूं, एक बार पढ़ लेते तो मेरी डिबेट में समय व्यर्थ नहीं जाता। इन कुतर्कों में मैं देखिए, मैं इसीलिए अपने तमाम लोगों को कहता हूं थोड़ा पढ़कर आएंगे तो हम कुतर्क में मेरे दर्शकों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपने पढ़ा ही नहीं सर, दिक्कत ये आपने पढ़ा ही नहीं। शादी के लिए भी 18 है और 21 है लड़की और लड़के की, और लिव इन रिलेशन में भी 18 और 21 है। ये आप पढ़ लीजिए, उसके बाद डिबेट कीजिए। सैयद जवाद बोलिए। नहीं, देखिए, मैं कुछ चीजों से अभी जो डिस्कशन हो रहा था आपके और फजील साहब के बीच, अभी जब 21 साल महिलाओं की उम्र को लेकर के मौजू छिड़ा था कि 21 साल में और पड़ जाएंगी, उसके बाद उसको स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भेज दिया गया, यानी ठंडे बस्ते के अंदर। शायद आपको भी पता होगा, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल था ये उत्तराखंड सरकार का बड़ा चर्चा हो रहा। आप बताइए, गुजरात के अंदर कितने साल से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और माननीय प्रधानमंत्री जी उस वक्त मुख्यमंत्री रहे, उसके अंदर क्यों नहीं लेकर के आए? क्या ऐसी परेशानी थी?
अशोक भाई प्लीज नहीं सर, आप अब मैं सुनिए आप मेरे आप मेरे बड़े अजीज मित्र हैं। सुनिए, आप मेरे बड़े अजीज मित्र हैं। हमारे बीच जो है बहसा बहसी भी होती है सब, लेकिन आप मुझे दिल से बड़ा प्यार करते हैं, मैं भी आपको दिल से बड़ा प्यार करता हूं। लेकिन दिक्कत सैयद जवाद जी पता है क्या होती है, और जो मुझे बार बार परेशानी होती है, अरे आप ये कहिए ना, आपका विरोध, मैं फिर कह रहा हूं, आपका विरोध इस बात पे है कि नरेंद्र मोदी गुजरात में नहीं लाए, या आपका विरोध इस बात पे है कि उत्तराखंड में ला रहे हैं? आप डिमांड कर दीजिए मोदी जी से कि गुजरात में भी लाएं। मैं अशोक भाई नहीं ला रहे हैं, पूरे देश व्यापी नहीं ला रहे, समझिए, यही तो कह रहा हूं, देश को भ्रमित कर रहे हैं, देश के साथ झूठ बोला जा रहा है। उत्तराखंड के, अच्छा उत्तराखंड के लोग क्या भारतीय नहीं है, या उत्तर प्रदेश के नहीं है, गुजरात के नहीं है? हम इसीलिए करें, डाइवर्सिटी की बात हो रही। माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं लेकर के आ पाए। पता है क्यों नहीं लेकर के आए? क्योंकि गुजरात के अंदर खुद बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, इसलिए लेकर के नहीं आते। अब आपको एग्जांपल लगा हुआ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर भी सरकार है और बहुत बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वहां पर भी नहीं। बातें हैं, जुमले हैं बड़े बड़े। सुनिए अशोक भाई, मैं कह रहा हूं आप देश व्यापी अच्छा मौजू है यूसीसी, अच्छा आप पूरे देश के अंदर एक ब्लूप्रिंट लेकर के आते, ये सजेशन है विपक्ष के तौर पे। अब अगर विपक्ष के तौर पे भारतीय जनता पार्टी को कोई सजेशन दे, वो दुश्मन मान बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इख्तियार में, इससे पहले विपक्ष की सरकारों ने बहुत अच्छा देश चलाया भाई, आप मानने को तैयार नहीं होते, आप नेहरू जी पे पहुंच जाएंगे सब पे। हम ये कह रहे हैं आप देशव्यापी लेकर के आइए, सभी धर्मों के, सैयद जवाद जी, सभी धर्मों के लोगों से चर्चा करिए, सारी जातियों के लोगों से चर्चा करिए, आप एक विचार विमर्श करके डिबेट होने दीजिए चीज। आप बताइए आज उत्तराखंड में जिस तरीके से प्रेजेंट करा गया, विपक्ष को पढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे हैं आप। ओके, ठीक है, विपक्ष पूरा पढ़े, 3 दिन 4 दिन उसको लगे, ठीक है। मैं सुनिए जवाद जी, सैयद जवाद जी, जब मुझे लगता है कि मैं, अगर आपकी अनुमति तो मैं एक खबर चला देता हूं। सैयद जवाद ने कहा पूरे देश में लागू हो यूसीसी, है ना? मुझे आपकी बात से ही समझ में आ रहा है, आपको तकलीफ इस बात के उत्तराखंड में आ रहा है, आपको यह है कि गुजरात में भी यूसीसी लागू हो, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में यूसीसी लागू हो। शायद आपको ऐसा लगता है, तो मैं आपकी इस मांग के साथ 100% खड़ा हूं। और मैं ब्रेक के बाद अनिला जी से यही पूछूंगा कि भाई पूरे देश में लाइए। अगर सैयद जवाद यहां बैठकर कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि पूरे देश के लिए यूसीसी होना चाहिए, तो आप लोग क्यों डरते हैं? सैयद जवाद कह रहे हैं वो तिरंगा उठाकर संविधान की कॉपी लेकर बीजेपी दफ्तर आएंगे और बीजेपी के दफ्तर में आकर दीनदयाल जी की प्रतिमा को माला चढ़ाएंगे अगर आप पूरे देश के लिए यूसीसी लाएंगे। मैं ये खबर चलाऊंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं और अनिला जी से सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है, चलो पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार, कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है।
रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। तो दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम कॉमन सिविल कोड पे बात कर रहे हैं। अनिला जी, भाई सब लोग कह रहे हैं आपको पूरे देश में लड़ना चाहिए, आप लोग जो है छोटे छोटा काम करके गुजारा कर रहे हैं। वो सैयद जवाद जी, बाकी सब लोग कह रहे हैं पूरे देश में लाइए, देश को जरूरत है इसकी। भाई इन्हीं की भाषा में आमीन। बिल्कुल। योर विश आर कमांड। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये कह रहे हैं मुझे लगता है बहुत जल्द ये सारी चीजें सिद्ध हो जानी चाहिए। इनकी जुबान पे सरस्वती बैठी हो, क्योंकि इस देश का, इस राष्ट्र का संविधान भी यही कहता है। ये तो बहुत, अभी मैं सुन रही थी, दो पैनलिस्ट आपके जो हैं वो लगातार जो है बहुत चिंता कर रहे थे। एक ट्राइब उत्तराखंड में 5 विवाह करती है एक महिला, उसको क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। नागालैंड में क्या होगा, मिजोरम में क्या होगा। आर्टिकल 342 के तहत जितनी भी ट्राइब्स आती हैं, हमारे संविधान में लिखा है, साहब सुनिएगा, आप दोनों सुनिएगा ध्यान से, कि आर्टिकल 342 के तहत जितनी ट्राइब्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं वो यूसीसी से अलग रखी जाएंगी। अब जौनसारी ट्राइब के बारे में बात कर रहे हैं जो उत्तराखंड में है, जहाँ एक महिला जो है 5 पुरुषों के साथ विवाह कर सकती है, और ये भी ट्राइबल है, ये ट्राइब है। तो आर्टिकल 342 के तहत ये भी आती है, जिसको संविधान ने अधिकार दिया हुआ है कि आप लोग जो है सुरक्षित है, क्योंकि इनके अपने रीत रिवाज होते हैं। तो ज्यादा चिंता मत करिए, ट्राइबल्स की, आदिवासी की चिंता मत करिए। ये तस्वीर मेरे पीछे देख रहे हैं, फाजिल जी सवाल आने दीजिए। राष्ट्र की राष्ट्रपति है, जरा पहचान लें महिला को, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी, ये आदिवासी, ठीक है ना। और इसके खिलाफत आप लोगों ने सब में खूब जमकर, वो सब राजनीतिक दल। ओके डीके दुबे जी, ये सवाल, डीके दुबे जी, ये सवाल पेचीदा है कि भाई जो सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि भाई वो भी तो बराबर है, उनको भी बराबरी का हक मिलना चाहिए, उनको आप अगर विशेष अधिकार देते हैं तो अगर कोई और डिमांड कर रहा है तो उसको क्यों नहीं? बिल्कुल सही बात है। मैं पिछले कानूनों का एक हवाला जानता हूँ, सीपीसी, सीआरपीसी, आप अगर शुरू के सेक्शंस पढ़ेंगे तो वो ये कहते हैं कि ये क्षेत्रों को छोड़कर, तो ये लेकिन साथ में ये कहता है कि जैसे ही राज्य सरकार को ये लगेगा कि ये मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, राज्य सरकार उस पर नोटिफिकेशन करके उन पर लागू कर सकती है। जब भी कानून ऐसा बनता है और उसमें ये कहा जाता है कि फला ट्राइबल एरिया में अभी काम करने की आवश्यकता है, तो फिर उसको एक्सेप्शन में रखा जाता है। लेकिन एक्सेप्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उस पर दोबारा लागू नहीं होगा। तो फिर वो समय समय पर राज्य सरकारें डेटा कलेक्शन के बाद उसको इंप्लीमेंट करवाती हैं और उस पर नोटिफिकेशन जारी करवाती हैं। दूसरी बात जो अभी ये चर्चा चल रही है, भाई यूसीसी छोड़ दीजिए, कोई भी कानून जो सीधा जनता के परिवारों को इफेक्ट करता है, उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है डेटा। जिन राज्यों का डेटा कलेक्ट हो गया होता है, उसके एडवर्स इफेक्ट और उसके पॉजिटिव इफेक्ट हो जाते हैं, उन राज्यों में राज्य सरकारों का ये दायित्व बनता है कि भाई उन राज्यों में उसको लागू कर दिया जाए जहां का डेटा तैयार हो गया है, जहां की जो मैथमेटिक्स है वो तैयार हो गई है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उत्तराखंड में लागू किया का मतलब अलग दूसरों में नहीं होगा। उत्तराखंड एक छोटा प्रदेश है, आसानी से डेटा कलेक्ट हो सकता है, आसानी से उस पर लागू हो सकता है, तो वहां से शुरुआत कर दी और फिर धीरे धीरे जिन जिन राज्यों में डेटा कलेक्शन होता जाएगा और जिनमें तैयारी उनकी होती जाएगी, क्योंकि घोषणा यूसीसी की ऐसा नहीं वो ओवरनाइट ले आए हैं। आपको ये होगा घोषणा पहले हुई, उसकी कमेटी बनी, कमेटी जी सब कुछ किया। 2018 में भी सर एक कमेटी बनी थी। ओके सर मुझे सर मैं 2018 में भी थी। सैयद जवाद मुझे मालूम है, 2018 में भी थी। सैयद जवाद मुझे मालूम है ये डिबेट नहीं सैयद जवाद ये डिबेट अभी अधूरी है, जाहिर सी बात है। आपके पास भी बहुत सवाल है, फाजिल साहब के पास भी, लेकिन मेरे पास समय अभी आज इतना ही है। डीके दुबे जी भी शायद बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मेरा वादा है कि ये, क्योंकि मुद्दा भी चलेगा, ये डिबेट भी चलेगी और मैं दोबारा आप लोगों को जोड़ूंगा और मैं उम्मीद करूंगा जहां हमने आज डिबेट छोड़ी है वहां से हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और वही पुरानी बातें नहीं करेंगे, ताकि कम से कम नई बातें हो, नई डिबेट हो, नए सवालों पर एक सार्थक बहस हो। लेकिन आज के लिए समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। दो टूक में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।